गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। चारों काल में आप सभी प्रतिभागियों को स्वागत है। और आज हम लोग खास छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का एमसीक्यू करने जा रहे हैं फटाफट मोड पे, जिसमें आज हम सीजी हिस्ट्री का जो है अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ। सवाल आपके सामने पहला है एमसीक्यू का, ध्यान से देखिएगा। प्रागैतिहासिक कालीन तैलचित्रों के संबंध में सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा जब भी प्रश्न पढ़ेंगे तो बिल्कुल एकाग्र पूर्वक, क्योंकि प्रश्नों में अगर हम गलत पढ़ते हैं तो गलत आंसर निकलेगा, सही पढ़ेंगे तो सही आंसर। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है पूछा है, सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, अंधेरे में चमकता हुआ शैल चित्र, क्या वो उड़कुड़ब था? लाल रंग की छिपकली का चित्रण क्या हमें कबरा पहाड़ में देखने को मिला? नवपाषाणकालीन जो शैल चित्र है, क्या हमें वो चित्र डोंगरी में देखने को मिला? सबसे जो पुराना शैल चित्र है, क्या वो हमें सिंघनपुर की गुफा में देखने को मिला? चार ऑप्शन को देखकर पहचानिए क्या है सही जवाब प्रश्नों के अनुसार। जितने विद्यार्थी हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रागैतिहासिक कालीन चलचित्र के संबंध में सुमेलित नहीं है। ऑनलाइन के सभी अभ्यर्थी प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे, क्या हो सकता है इसका सही जवाब। और जितने विद्यार्थी हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फटाफट। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अंधेरे में चमकता हुआ शैल चित्र कुड़कुड़ा में। ये आपका प्रश्न के हिसाब से सही जवाब। बाकी बी सी डी नहीं लेना है प्रश्न में। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में दक्षिण दिक्, ध्यान से देखिए इस शब्द को, संस्कृत से लिया गया शब्द है दक्षिण दिक्। इस नाम से इस राज्य के किस क्षेत्र का वर्णन है? कौन से क्षेत्र को वैदिक साहित्य में, ध्यान रखिएगा, वेद में दक्षिण दिक कहा जाता था? फिर से मैं लिख रहा हूं दक्षिण दिक, इस नाम से संबोधित किया गया है इस क्षेत्र को। ऑप्शन ए, महानदी घाटी केवल, संपूर्ण छत्तीसगढ़ को, बस्तर क्षेत्र को, सरगुजा क्षेत्र को। ध्यान से देखिए क्या होगा इसका सही जवाब। ट्राई करिए ऑल इनके सभी अभ्यर्थी, ए बी सी डी ट्राई करिए। गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभ्यास करिए। दक्षिण दिक, ये हमारा छत्तीसगढ़। अगर आप देखेंगे तो तीन भागों में अगर देखेंगे तो उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और आपका दक्षिण छत्तीसगढ़। ओके, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब मैं देख रहा हूँ ऑप्शन में बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स आना चालू हो गया है। लोगों का सी जा रहा है रुझान, और बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बस्तर। तो बस्तर जो कि दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसको दक्षिण दिक कहा जाता था। यह ठीक है, और इसका उल्लेख किसमें है? वेदों में है, वैदिक साहित्य में। और खासकर उत्तर वैदिक काल में जो वेद बने हैं, आपको आखिरी जो वेद है अथर्ववेद, उसमें आप कह सकते हो। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सरबपुरी राजवंश का धर्म क्या था? स्थानीय राजवंश है सरबपुरी राजवंश, ठीक है, और प्राचीन राजवंश है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ ये स्थानीय राजवंश है हमारा सरबपुरी राजवंश। इसका धर्म क्या था? ऑप्शन ए, वैष्णव, बौद्ध, शैव, जैन धर्म। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का सबसे पहला धर्म है, सॉरी, पहला राजवंश राजर्षि तुल्य वंश। आरंग में इनका क्षेत्र था, रायपुर जो क्षेत्र है, राजर्षि तुल्यवंश सूरा के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है जी। यहाँ पर बात हो रही है सरबपुरी वंश के बारे में, सरब राज के द्वारा स्थापित सरबपुरी वंश। ठीक है, जिसको अमराय वंश या अमरज वंश के नाम से जाना जाता है, अमराय वंश या अमरज। राजधानी इन लोग की सरबपुर थी। ठीक है, और भी नाम था, राज चिन्ह गजलक्ष्मी था, गजलक्ष्मी। तो धर्म क्या हो सकता है? उपाधि थी परम भागवत,
तो मैंने हिंट दे दी है, परम भागवत धर्म था। जो है गजलक्ष्मी राज चिन्ह था इनका। राजधानी जो है इन लोग का सरबपुर क्षेत्र था। ठीक है। कुछ कुछ समय तक सिरपुर भी रहा। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन आ रहा है आप लोग का ABCD। बहुत बढ़िया, जवाब आना चालू हो गया है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वैष्णव धर्म। याद रखिएगा, सरबपुरी राजवंश परम भागवत की उपाधि से जाने जाते थे। परम भागवत ये उपाधि थी। ठीक है। गजलक्ष्मी जो है राज चिन्ह था, और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये आपको ध्यान रखना। बौद्ध शैव जैन धर्म को यहाँ पर स्वीकार किया गया, इनका भी जो है वर्चस्व था। लेकिन बात हो रही है कि ये जो राजवंश राजपुर सरबपुरी वाले, वो कौन से धर्म को मानते थे? पर्सनली अगर देखा जाए तो वैष्णव वंश को। स्पष्ट हुआ? तो ये करेक्ट आंसर ए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूची एक और दो को सुमेलित करिए। एक तरफ सूची दिया हुआ है शासकों का, और दूसरी ओर उपाधि दिया हुआ है। रत्नदेव, नरेंद्र, महाशिव तिवर्देव, भौदत्त वर्मन। रत्नदेव काकती वंश के राजा, नरेंद्र आप देखो सरबपुरी वंश के राजा, महाशिव तिवर्देव पांडु वंश के राजा, भौदत्त वर्मन नल वंश के राजा। परम भागवत भट्टारक सकल कोसलाधिपति त्रिकलिंगाधिपति। उपाधियों से पीएससी में हर साल एक सवाल तो पूछता ही पूछता है, खासकर प्राचीन इतिहास से। ट्राई करिए, क्या होगा इसका सही जवाब? रत्नदेव द्वितीय, नरेंद्र, महाशिव तिवरदेव, भौदत्त वर्मन। चलिए, और मैं देख रहा हूँ कमेंट सबका आना चालू हो गया है। जितने भी अभ्यर्थी हैं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल अगर नया दिख रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या हो सकता है सही जवाब? ट्राई करिए। बड़ा ही अच्छा सवाल है, ये कॉमन प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है रत्नदेव। आपको ध्यान रखना है, आपका जो कलचुरी वंश के प्रमुख राजाओं में से एक थे। इनको उपाधि था त्रिकलिंगाधिपति। नरेंद्र, इनको उपाधि था परम भागवत का। सरबपुरी वंश के महाशिव तिवर्देव, पांडु वंश के परम प्रतापी। ठीक है। इनको जो उपाधि मिला था सकल कौशलाधिपति। इस उपाधि को हमेशा के लिए याद करना, सकल कौशलाधिपति की उपाधि सबसे पहले धारण करने वाले छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजा कौन थे? महाशिव तिवारी, नंबर वन, सबसे पहला। ठीक है। बाद में और भी राजा लोग इस उपाधि को धारण किए। उसके बाद भौदत्त वर्मन, नल वंश के प्रतापी राजाओं में से एक। इनको भट्टारक। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 4132। ठीक है। प्री बीएड की क्लास स्टार्ट होगी, आपको जल्दी हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महाभारत काल से संबंधित अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी छत्तीसगढ़ के किस एक जगह को मानी जाती है? सारंग, रतनपुर, खल्लारी, सिरपुर। एकदम बेसिक सा सवाल है, ट्राई करिए। बब्रुवाहन की राजधानी छत्तीसगढ़ के किस एक जगह को मानी जाती है? ट्राई करिए। ट्राई करिए। सारंग, रतनपुर, खल्लारी, सिरपुर। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब सारंग भी नहीं है, रतनपुर भी नहीं है। इन दोनों में से कोई एक है, आप ट्राई करिए क्या होगा। अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी छत्तीसगढ़ के किस जगह को मानी जाती है? आप लोग सुने होंगे बब्रुवाहन की माता का नाम चित्रांगदा, इनकी मम्मी के नाम, और इन्हीं के नाम से चित्रांगदापुर बसाया गया था महाभारत काल में। और ये नाम था उस जमाने में श्रीपुर या सिरपुर, महानदी किनारे महासमुंद जिला। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल हाँ, कर सकते हो कर सकते हो।
जिनको थोड़ा डाउट है संस्थान में संपर्क कर सकते हो, आप कर सकते हो। चलिए अगला है, ब्रिटिश प्रशासन काल में किन किन जिलों के आधार पर भू राजस्व बंदोबस्त का मूल्यांकन किया गया था? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और दुर्ग। भू राजस्व बंदोबस्त, ये हमारा भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था का मूल्यांकन किया गया था किन किन जिलों में? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग। ट्राई करिए। ब्रिटिश प्रशासन के काल में कौन कौन से जिले हैं जिनको भू राजस्व बंदोबस्त का मूल्यांकन किया गया था? ट्राई करिए। कूट वाले प्रश्न है, एक दो तीन, तीन और चार, एक दो चार, क्या हो सकता है? ट्राई करिए। ऑनलाइन में जितने भी अभ्यर्थी हैं, कोशिश करिए क्या होगा सही जवाब इसका। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए बी सी नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। बस्तर को स्किप कर देना है। तो ध्यान रखिए, ब्रिटिश प्रशासन काल में जो है जिलों के आधार पर भू राजस्व बंदोबस्त का मूल्यांकन किया गया था। रायपुर और बिलासपुर और दुर्ग। स्पष्ट, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और एक खास जानकारी, शिक्षक भर्ती, व्याख्याता भर्ती, असिस्टेंट टीचर, इन सब की जो है भर्तियां होने वाली हैं, जिनके लिए कक्षाएं उपलब्ध है संस्थान में। केजीपीएससी की भी जो है नई बैच है, 10 मार्च से शुरू कर रहे हैं, 1 मार्च को नहीं कर रहे हैं, कारण रविवार है 1 मार्च को, और 2, 3, 4 को होली का पर्व मनाया जाएगा, इस वजह से सीधे 10 मार्च से शुरू होगा नया बैच, लॉन्ग टर्म। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को अनेक प्रकाशन के आधार पर क्रमबद्ध करती है। ऐसे प्रकाशन थे जिनका काफी योगदान रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। राष्ट्रबंधु, उत्थान, अग्रदूत, सरस्वती, इनको जो है क्रम से जमाना है। छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र, प्रकाशन के आधार पर क्रम से जमाइए। ट्राई करिए क्या होगा इसका सही जवाब। क्या होगा इसका सही जवाब? कोशिश करिए क्या होगा इसका सही जवाब। एमए इंग्लिश लिटरेचर है मेरा, वर्ग 2 में तो सब्जेक्टिव मेरा इंग्लिश पे है 70 नंबर। क्या है क्या? करेक्ट। यस यस, 70 नंबर का ही आ गया, ठीक। आगे बढ़े। चलिए, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले सरस्वती आपको ध्यान रखनी है, इसके बाद फिर राष्ट्रबंधु, फिर उत्थान, फिर अग्रदूत जो है प्रकाशित हुआ। ओके, सबसे पहले सरस्वती पुस्तकालय आपको ध्यान रखना है, बहुत फेमस, वहां पर सरस्वती को लेकर। अगला, और उससे पहले एक बार थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में आप देखोगे सरस्वती 1900 के दरमियान पद्म पुन्नालाल बख्शी से संपादक थे। राष्ट्रबंधु 1910 में, उत्थान 1935 36 37 के दरमियान, और अग्रदूत 1942 में। उत्थान के रायपुर जिला परिषद के द्वारा, अग्रदूत जो है केशव प्रसाद वर्मा के द्वारा, और राष्ट्रबंधु ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। तो याद रखिए कि बड़ा ही अच्छा सवाल है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। कभी कभी ये सवाल रिपीटेड फॉर्म में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। सरस्वती पुस्तकालय 1909 सुने हाँ, लेकिन वहां पर सरस्वती के नाम से समाचार पत्र भी प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक थे पदम पुन्नालाल बख्शी, वहां के जाने माने प्रोफेसर। राष्ट्रबंधु को याद रखेंगे ठाकुर प्यारेलाल सिंह 1910 में, और उत्थान रायपुर जिला परिषद, और अग्रदूत जो है केशव प्रसाद वर्मा। स्पष्ट हुआ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन की असफलता में छत्तीसगढ़ के किस एक नेता का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? रविशंकर शुक्ल, सुरेंद्र नाथ दास, ई राघवेंद्र राव, नारायण तिवारी। ट्राई करिए। ऑनलाइन में जितने भी अभ्यर्थी हैं, ट्राई करें क्या होगा इसका सही जवाब।
क्रिप्स मिशन की असफलता में, क्रिप्स मिशन हम चाहते थे कि सफल हो ही मत, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा तैयार किया गया था, ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा तैयार किया गया था। हम चाहते थे कि असफल हो, और इस असफलता में छत्तीसगढ़ के एक नेता हैं जिनका योगदान इसमें माना जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ दास, ऑप्शन सी ई राघवेंद्र राव, टी रामनारायण तिवारी। ट्राई करें क्या हो सकता है इसका सही जवाब। लगभग 50 लोग लाइव जुड़े हैं। आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, फिर आप इत्मीनान से वीडियो को देखिए, अपना दिमाग लगाइए, डरिएगा मत। गलत होगा तो हमें डिमोरलाइज नहीं होना है, हमें अपने प्रयास को लगातार बनाए रखना है। प्रयास जो करता है वही कोई भी संघर्ष को जीत सकता है, और जो प्रयास ही नहीं करता तो फिर तो कितना भी टैलेंट हो, उसका टैलेंट काम नहीं आता। भले आपके अंदर टैलेंट कम हो, लेकिन आप मेहनती हो, रेगुलर मेहनत करते हो, तो आपको भगवान भी देखते हैं और आप आगे बढ़ के अपनी सफलता को प्राप्त करते हो। इसीलिए आप प्रयास जरूर करिएगा। चलिए, तो क्रिप्स मिशन की सफलता के में कारण में सबसे बड़ा कारण था हमारे छत्तीसगढ़ के ई राघवेंद्र राव। ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है, ई राघवेंद्र राव को याद रख लीजिएगा अगर नयापन लगे तो प्रश्न। अगला सवाल, खैरागढ़ रियासत के संबंध में अगर बात करें तो खैरागढ़ रियासत के राजवंश किस वंश से संबंधित थे? बैरागी वंश। ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, मैक्सिमम टाइम रिपीट करके पूछा जाता है। नागवंश, राजगोण वंश, कोल वंश या कोल राजा वंश। खैरागढ़ रियासत छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो खैरागढ़ 14 रियासतों में से एक रियासत था भाई। 14 रियासतों में से एक रियासत था आपका खैरागढ़। बस्तर संभाग, दुर्ग रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग। ये दुर्ग संभाग में देखोगे तो ये खैरागढ़ रियासत, यहाँ पर ये जो खैरागढ़ आप देख पा रहे हो, इनका किस वंश से संबंध था? बैरागी वंश, नागवंश, राजगोड़ वंश, कोल राजा वंश। ट्राई करिए। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जो लोग भूल गए हैं फटाक से कर दीजिए लाइक, और फिर कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। फटाफट हम करने जा रहे हैं। खैरागढ़ रियासत, अभी खैरागढ़ में के लिए खास जानकारी आया है। वहां पर आप जानते हो खैरागढ़ विश्वविद्यालय का नाम में थोड़ा बदलाव हुआ है। पहले आप खैरागढ़ का नाम आप जानते हो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, अब राजकुमारी इंदिरा, ठीक है, राजकुमारी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। तो ये सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल। ट्राई करिए, मैं देख रहा हूँ बहुतों के जवाब आने चालू हो गए हैं, बी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये सही है बी? ऑप्शन देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट, नागवंशीय। तो याद रखेंगे, जो खैरागढ़ रियासत के राजवंश का संबंध है, न बैरागी, न राजगोड़, न कोलगावजा, इससे नागवंश से संबंधित था। बड़ी नागवंश आप सुने होंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर, जो खैरागढ़ रियासत है, इनके जो जमींदार हैं, खैरागढ़ रियासत के जो भी राजा थे, उनका वंश संबंधित था किसे? नागवंश से। ऑनलाइन वाले सभी याद रखिएगा, नागवंश से संबंध था। पूर्वज छोटा नागपुर के शासक, छोटा नागपुर मतलब आज का वर्तमान देखा जाए तो झारखंड इलाका, पृथ्वीकर्ण के नाम से जाना जाता है। इनकी राजधानी थी कोलावा। कोलावा, ठीक है, पूर्वजों की राजधानी थी कोलावा। बाद में जब खैरागढ़ में रियासत स्थापित हुआ तो खड़ग राय ने जो है स्थापित किया, और खड़ग राय के द्वारा राजधानी बनाया गया खैरागढ़। ठीक है, तो खड़ग राय से नाम पड़ा है खैरागढ़। खड़ग राय ने बनवाया क्या? खैरागढ़, उनके नाम के आधार पर। और इनके पूर्वज छोटा नागपुर क्षेत्र से आते थे, नाम था पृथ्वीकर्ण। शासकों में देखें तो खड़ग राय, टिकैत राय, हरपाल देव, फतेह सिंह और वीरेंद्र बहादुर सिंह। ये नाम बहुत ही फेमस है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वीरेंद्र बहादुर सिंह, इनकी पत्नी का नाम रानी पद्मावती, और इन्हीं की पुत्री का नाम था इंदिरा। ठीक है, इंदिरा, जिनके नाम पे संगीत जो विश्वविद्यालय है, एशिया का पहला विश्वविद्यालय, वो विश्वविद्यालय जो है इनके पुत्री के नाम पर है। और जब इस रियासत का विलय हुआ तो उस समय वीरेंद्र बहादुर जो है जिंदा थे। इन्हीं के शासन काल में जो है देसी रियासतों का विलय हुआ।
तो विलीनीकरण के समय कौन से राजा थे खैरागढ़ के? वीरेंद्र बहादुर सिंह, याद रखिएगा। और इन लोग का जो खानदानी वंश है वो है नाग वंश। स्पष्ट है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1924 में देहरादून में हुए अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन, 1924 की बात हो रही है, 1924, ट्राई करिएगा। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बात हो रही यहाँ पर अध्यक्ष की, कौन अध्यक्षता कर रहे थे? छत्तीसगढ़ से माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले। ट्राई करिए। लगभग 60 लोग लाइव जुड़े हैं। सभी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज मोबाइल ऐप पर आप घर बैठे कम से कम 3 टेस्ट जरूर दिलाइएगा। मॉडल टेस्ट, सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट और आपका टॉपिक वाइज टेस्ट है। चलिए ट्राई करिए यहाँ पर। और इस प्रश्न का सही जवाब, मैं देख रहा हूँ लोगों का रुझान ए बी की ओर जा रहा है। ट्राई करिए। और इस प्रश्न का सही जवाब है माधवराव सप्रे। जब भी साहित्य की दुनिया की बात होती है छत्तीसगढ़ अंचल पर, तो सबसे पहला नाम माधवराव सप्रे का आता है। इसके नाम में ही सप्रे है। और सप्रे को आप पलट दोगे तो जाता है प्रेस। और प्रेस का काम होता है वहां पर अखबार छपना, ठीक है, किताबें छपना। तो माधवराव अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रेस थे, ठीक है। और आप जानते हो माधवराव सप्रे के द्वारा ही जो है छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रकाशित हुआ मैगजीन, मासिक पत्रिका, जिसका नाम था छत्तीसगढ़ मित्र। रामराव चिंचोलकर के द्वारा, आप जानते हो, छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित हुआ था पिंडरा से, ठीक है, 1900 में। तो इनका नाम काफी बड़ा है, आपको ध्यान रखना है। तो 1924 की बात है, अध्यक्ष बने थे हिंदी साहित्य सम्मेलन में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधित संस्था छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, पार्टी का नाम है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किनके द्वारा किया गया था? मुक्ति दिलाना है छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र रखना है, तो इसके लिए मोर्चा संभाला कौन? खूबचंद बघेल, चंदूलाल चंद्राकर, पवन दीवान और शंकर गुहा नियोगी। ट्राई करिए, क्या होगा इसका सही जवाब? ट्राई करिए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किनके द्वारा किया गया था? और अभ्यर्थियों का रुझान मैं देख रहा हूँ डी की ओर ज्यादा जा रहा है। क्या बात है, डी की ओर, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, ठीक है। मुक्ति पाना है और मुक्ति आपको मिलेगी भगवान शंकर को याद करोगे तो। सुबह सुबह ले शिव का नाम, हो जाएंगे है ना, बन जाएंगे मेरे बिगड़े काम। मुक्ति शिवरात्रि है ना, तो यहाँ पर देखो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, मुक्ति से याद रखना, शिव जी दिलाएंगे। पवन भी नहीं दिला सकता, चंदू भी नहीं दिला सकता, ठीक है, बघेल भी नहीं दिला सकता, आपको शंकर ही दिलाएंगे। तो शंकर गुहा नियोगी, तो शंकर योगी आपको याद रखना है। इनकी पार्टी का नाम था छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। ओके। और इनका उद्देश्य था छत्तीसगढ़ को एक नवीन पृथक राज्य बनाना। इन प्रयास में जो है इनका काफी बड़ा योगदान है शंकर गुहा नियोगी का। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका के रूप में किन्हें जाना जाता है? चमेली देवी, जुगराज कुंवर, गुंड महादेवी, प्रफुल्ल कुमारी देवी। सवाल कई बार पूछा गया है ये। छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका के रूप में किन्हें जाना जाता है? चमेली देवी, जुगराज कुंवर, गुंड महादेवी, प्रफुल्ल कुमारी देवी। 60 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं लाइव। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन पर। रोजाना सुबह 8:30 बजे से लगातार मैराथन कक्षाएं चल रही हैं पीएससी के लिए। ये आप सभी इसको ज्वाइन जरूर करें और प्रैक्टिस करें। ट्राई करिए। और यहाँ पर जवाब आ रहा है डी। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही जवाब है प्रफुल्ल कुमारी देवी। भक्ति वंश की राजा है, राजकुमारी नहीं बल्कि महारानी बोलना चाहिए। 1922 से 32 तक जो है इनका शासन काल रहा है, खासकर प्रफुल्ल कुमारी देवी का। ठीक है जी। और इनकी कम उम्र में जो है
निधन भी हो गया था, इलाज करवाने गए थे विदेश तब। चलिए, प्रफुल्ल कुमारी देखो देखो 1922 से 1936, ठीक है, 1921 भी बोल सकते हो। प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्यभिषेक हुआ था 1922 में। ध्यान दीजिएगा, 1922 में जो है इनका राज्यभिषेक हुआ था। और उस समय इनकी आयु थी मात्र 12 वर्ष। 12 वर्ष बोले से आप लोग छठवीं क्लास में, ठीक है, सिक्स स्टैंडर्ड में रहता है, जब ट्वेल्थ ईयर का जब एज रहता है तो लगभग मान के चलो। इनका विवाह हुआ था उड़ीसा क्षेत्र के मयूरभंज के महाराज के भतीजे प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ 1927 में, ठीक है। द इंडियन वुमनहुड द इंडियन वुमनहुड नामक एक पत्रिका में महारानी के विषय में उल्लेख है। इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान अंग्रेजों से मतभेद चलता रहा है। इनका कभी भी अंग्रेजों के साथ सारी नहीं पटा कहना चाहिए, अंग्रेजों के साथ हमेशा मनमुटाव मतभेद रहा है। और 1936 में अपेंडिसाइटिस, याद रखने एग्जाम बहुत पूछा जाता है, 1936 की बात है। अपेंडिसाइटिस नामक रोग से ग्रसित होने के कारण इनका निधन इंग्लैंड में ही हो गया, लंदन में कह सकते हो। प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका थी। तो ये जो बातें हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, कथन के रूप में हो या डायरेक्ट वन लाइनर आंसर, फैक्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। याद रखिएगा इतना जानकारी बन जाएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में गठित वानर सेना के संबंध में सही कथन को पहचानिए। सही कथन कौन सा है? इस सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान हुआ। ई राघवेंद्र राव इसके नेतृत्व करते थे। यह महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों का एक समूह था। उपरोक्त में सभी कथन सही हैं। ट्राई करिए क्या होगा इसका सही जवाब। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन क्या होगा? बिलासपुर। रायपुर में भी वानर सेना का गठन हुआ था, बिलासपुर में हुआ था। रायपुर वाला पहला हुआ था कि बिलासपुर वाला पहला हुआ था? सही कथन पहचानना है। और यहाँ पर अभ्यर्थियों का जो है, ट्राई करिए। हाँ ट्राई करिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में गठित वानर सेना के संबंध में सही कथन की पहचान करिए। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रथम चरण में, याद रखना हमेशा के लिए कि प्रथम चरण में बिलासपुर में, ओके, उसके बाद फिर आपका द्वितीय चरण में रायपुर में हुआ था। बली राम आजाद का बहुत फेमस नाम है, आपको ध्यान रखना है रायपुर को लेकर। ओके, तो प्रथम चरण में जो है आपको ध्यान रखना है बिलासपुर, और द्वितीय चरण में आपका रायपुर में हुआ था। बिलासपुर, फिर आपका रायपुर। ओके, ये ध्यान से देखें। वानर सेना का जो गठन हुआ प्रथम चरण में बिलासपुर, नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपसे अगर पूछा जाए तो हमें याद रखना है वासुदेव देवरस। केवल वासुदेव बोलोगे तो भी चल जाएगा। ये जो वानर सेना था, इनमें कौन लोग थे? तो याद रखिएगा, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र थे। स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी छात्र थे उनका एक समूह बनाया गया, जिनको बुना गया वानर सेना। इनका काम क्या होता था वानर सेना का? तो पोस्टर जो होते थे आंदोलन को लेकर, पर्चियां जो होती थी उनको बांटना लोगों तक, जो भी संदेश हो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, तभी एकजुट होकर शहर भ्रमण करना और छोटी छोटी सभाएं करना, ये सारे काम जो है वानर सेनाओं के द्वारा किया जाता था। और ये सबसे पहले कहाँ हुआ? बिलासपुर में। कौन थे इसके संस्थापक? वासुदेव देवरास। कौन थे इसके नेतृत्वकर्ता? वासुदेव देवरास, याद रखिएगा, स्पष्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा जो है रायपुर में हुआ था बलीराम आजाद के द्वारा। अगला सवाल आता है, नागपुर के मराठा शासक रघुजी प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था या कौन हुआ? सेना साहब में जानको देवी, माधव जी, साबा जी, बिम्बा जी। ट्राई करिए, अच्छा सवाल है, कोशिश करिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नागपुर के मराठा शासक रघुजी प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ?
कोशिश करिए इसका सही जवाब देने का। क्या होगा इसका सही जवाब? ट्राई करिए। जवाब आ रहा है डी। क्या बात है! डी, लोगों का रुझान जी की ओर जा रहा है। और बहुत बढ़िया, और ट्राई करिए क्या होगा। ट्राई करिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब डी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जानको जी या जानो जी। ठीक है। बात हो रहा है यहाँ पर रघु जी प्रथम, न द्वितीय न तृतीय, डायरेक्ट रघु जी प्रथम। जानो जी जो कि इनको नागपुर क्षेत्र मिला हुआ था, आपको ध्यान रखना है। नागपुर जो क्षेत्र था इनको मिला हुआ था। बाकी आपका जो है बराड़ क्षेत्र साबा जी, और चांदा क्षेत्र मोधो जी, और एक और थे बिम्बा जी भोसले। इनको जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र मिला हुआ था। तो यहाँ पर नागपुर के मराठा शासक रघुजी प्रथम का मेन उत्तराधिकारी जो है बिम्बाजी, साबाजी, माधोजी को नहीं लेना है, जानको जी को लेना है। स्पष्ट है? तो ये प्रश्न आपको गच्चा खिला सकता है, ध्यान रखिएगा। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, मंडी उप निरीक्षक, और परिवहन आरक्षक, नगर सेना, इन सब के जो है कक्षाएं अवेलेबल है हमारे मोबाइल ऐप पर। मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, बहुत सारी जानकारी वहां पर अवेलेबल है, प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल है भाई। चलिए अगला है, कलचुरी शासन काल में हाथी सेना के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? महामहिपाल, बलाधिकृत, महापीलुपति, महाप्रतिहार। कलचुरी शासन व्यवस्था लंबे समय तक चलने वाली व्यवस्था में आप देखेंगे तो कई सारे पदाधिकारी थे, उनके नामों को लेकर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, ट्राई करिए। कलचुरी शासन काल में हाथी सेना के प्रमुख। ट्राई करिए। हाथी सेना का प्रमुख को क्या बोला जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, महापीलुपति। महाप्रतिहार भी नहीं है, वो अंगरक्षक है, ठीक है। महापीलुपति आपको ध्यान रखना है, इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ध्यान से देखिए, उससे पहले एक बार रिवीजन कर लो मेरे साथ फटाफट सभी अभ्यर्थी। कलचुरी वंश के प्रमुख ये पदाधिकारियों के जो है विभाग प्रमुखों के आप देखोगे कौन थे मंत्री, क्या उनका मंत्री को बोला जाता था। ठीक है, तो ये नाम मंत्री पद का नाम है। ठीक है, तो चलिए, राजस्व विभाग के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? पद का नाम महासम्राट। ये आदमी का नाम है, ये पद का नाम है, महासम्राट। ठीक है। जैसे कि डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर एक पद का नाम है, डिप्टी कलेक्टर डीएसपी जानते हो, पीएससी जो क्वालिफाई करेगा वो बनेगा। ठीक है, पद तो पद का नाम, वैसे पद का नाम यहाँ पर महासम्राट। तो महासम्राट बोलने से राजस्व विभाग का प्रमुख। सोल्किक, कर वसूलने वाला को सोल्किक। राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी है महाप्रमात्री। विदेश विभाग, देश विदेश से संधि करना है तो महासंधि विग्राहक या महासंधि विग्रह। यातायात ट्रैफिक विभाग का प्रमुख महागमा, है ना, महागमागमिक। तो गमन गमन है ना, आवागमन, ये कहीं ना कहीं यातायात से जुड़ा हुआ है, तो याद रखेंगे महागमागमिक। अगला है, शासन व्यवस्था में हस्त सेना या हाथी सेना के प्रमुख है महापीलुपति। तो नीलू पीलू याद रखना, पीलुपति हाथी वाला। अब अश्व सेना का प्रमुख याद रखना, महा अश्व साधनिक। तो शब्द में ही है अश्व, अश्व मतलब घोड़ा होता है। अश्व सेना का प्रमुख महा अश्व साधनिक। न्याय अधिकारी, ठीक है, न्याय अधिकारी, न्याय में जो है दंड दिया जाता है, जो न्याय करता है, तो न्याय अधिकारी को दंड देने का अधिकार है, यानी कि दांडिक। पुलिस व सैनिक, तो पुलिस को आपको याद रखना है, पुलिस को बोलते हैं चाट, और सैनिक को बोलते थे भाट या भट्ट। 10वां देखेंगे, धर्म विभाग का प्रमुख। तो धर्म विभाग का प्रमुख को महापुरोहित या महाधर्म कणिक। एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आना तय रहता है हर साल पीएससी में, तो इसको देख लेना। किले की रक्षा करने वाला, पूरा किला है चारों तरफ जो है किला है, बिल्डिंग है, राज घराना है, उनका जो है रक्षा करने का प्रमुख जो है महाकोटपाल। याद रखिएगा, महाकोटपाल। स्पष्ट है, महाकोटपाल। अगला है नगर प्रमुख अधिकारी।
जो नगर है जैसे कि रायपुर है, रतनपुर है, तो पूर्व का प्रमुख को पूर्व प्रधान, नगर प्रमुख अधिकारी, और गांव का प्रमुख अधिकारी बोला था ग्राम कूट। तो इतने जो पद दिख रहे हैं, 13 पद, ये बिल्कुल सबको रटा रुटाया होना चाहिए। यहाँ से एक सवाल हर साल पूछा जाता है, हर साल पेपर आप उठा लो। इसको आप लोग इस पार्ट को जरूर रिवाइज करके जाना पीएससी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरपुर के जो पांडु वंश हैं शासक, उनके बारे में बात करते हैं। तो ताम्रपत्रों में किस लिपि का प्रयोग करते थे लोग? तिलाक्षर लिपि का, ब्राह्मी लिपि का, खरोष्ठी लिपि का, पेटिका शीर्ष लिपि। तांबे का एक पत्र है, तांबे का एक प्लेट है, तांबे का जो प्लेट है, ठीक है, कॉपर प्लेट। इस कॉपर प्लेट में लिखा किस तरीके से ज्यादा था? किलाक्षर से, ब्राह्मी लिपि से, खरोष्ठी से, पेटिका शीर्ष लिपि से? ट्राई करिए इसके माध्यम से। सिरपुर, ये पांडु वंश, प्राचीन इतिहास में स्वर्णिम युग रहा है सिरपुर के पांडु वंश का। महाशिव गुप्त, बालार्जुन, महाशिव तिवारदेव का नाम बहुत खास है। तो तांबे का आपके आसने यहाँ तक ताम्रपत्र में बात हो रही है, ताम्रपत्र। और सही का सही जवाब है ऑप्शन डी, पेटिका शीर्ष लिपि। याद रखना, तांबे, ठीक है, पेटिका शीर्ष लिपि। खरोष्ठी और ब्राह्मी मत रखना, ये सम्राट अशोक के जमाने की बात है। ठीक है, यहाँ पर पेटिका शीर्ष लिपि आपको याद रखना है। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रांत का पहला प्रांतीय राजनीतिक परिषद अधिवेशन कहाँ और कब आयोजित किया गया था? कहाँ और कब आयोजित किया गया था? नागपुर में 1905 में, जबलपुर के 1905 में, रायपुर में 1907 में, जबलपुर में 1906 में। तो नागपुर, जबलपुर, रायपुर को लेकर सन दिया गया है। प्रांतीय राजनैतिक परिषद, पहला प्रांतीय राजनैतिक परिषद का अधिवेशन या सम्मेलन कहाँ और कब? जरा ट्राई करिए, क्या होगा सही जवाब? ट्राई करो, ट्राई करो। 70 से ज्यादा लोग लाइव जुड़े हैं। जितने भी अभ्यर्थी लाइव देख रहे हैं, इत्मीनान से पहले तो वीडियो को लाइक प्रेस कर दो एक बार कम से कम। चैनल अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सीजीपीएससी के लिए हम महा मैराथन चला रहे हैं खासकर, और आप लोग टेस्ट सीरीज भी दिलाइएगा घर बैठे एक बार, और आप लोग एमसीक्यू का भी अभ्यास करिए। उस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नागपुर में जो है मध्य प्रांत का, मध्य प्रांत बोला जाता था, उसका प्रांतीय राजनीतिक परिषद का मीटिंग या अधिवेशन कब हुआ? तो 1905 में नागपुर में। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में से किस राजवंश के अब तक ही एक भी सोने के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? स्वर्ण सिक्के को लेकर पूछा है, प्राप्त नहीं हुआ है ये पूछा जाता है। प्राप्त हुआ ही नहीं, प्राप्त नहीं हुआ है। राजर्षि तुल्य वंश का, छिंदक नाग वंश का, नल वंश का, शरभपुरी वंश का? चलिए, सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, इनमें से किसका? राजर्षि, छिंदक नागवंश, नल नागवंश, सरभपुर राजवंश। मुद्राओं में स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग होता था, रजत मुद्राओं का प्रयोग होता था, तांबे के मुद्रा का प्रयोग होता था, शीशे के मुद्रा का प्रयोग होता था पहले के जमाने में। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? ट्राई करिए, कोशिश करने वालों की हार हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। और यहाँ पर अभ्यर्थियों का जो देख रहा हूँ रुझान जो जा रहा है आपके 18वें प्रश्न को लेकर, 18वां प्रश्न, और इस प्रश्न का सबसे सही जवाब है राजर्षि तुल्यवंश ए। जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है, ये मान के चलो कि आप लोग पीएससी में सेलेक्ट हो रहे हो। इतना अच्छा आप लोग का जो है याददाश्त है, याद कर डाले हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, लगभग 80 लोग पार हो गए हैं, जुड़ गए हैं। जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो, मेरे नाम से कम से कम, अब मेरे नाम से तो नहीं करोगे मेरे को पता है, लेकिन ऊपर वाले के नाम से जरूर करोगे। तो ऊपर वाले के नाम से जो है जरूर लाइक करिएगा मेरे वीडियो को। चले, तो छत्तीसगढ़ में जो है राजवंश में अब तक सोने का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ, किसका? राजर्षि तुल्यवंश का। लेकिन इनके ताम्र पत्र प्राप्त हुए हैं, है ना, ताम्र पत्र, जिसमें इनके राजवंश के 6 राजाओं का पता चला है। आप लोग जानते हो, सुरा, भीम, दैत्य, ठीक है, भीम, दैत्य, भीम।
तो ये जो सब राजा थे, राजर्षि तुल्य वंश थे, इनकी राजधानी थी आरंग। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला क्षेत्रीय राजवंश है, राजर्षि तुल्य वंश। 4वीं-5वीं शताब्दी में राजर्षि तुल्य वंश के द्वारा जो है आरंग क्षेत्र में इनका शासन प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर आप देखिएगा। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान उपाधियों के त्याग करने वालों में से कौन एक शामिल नहीं था? उपाधियों का त्याग किया गया था। असहयोग आंदोलन, गांधी जी का प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन 1920 का, जिसके कारण से छत्तीसगढ़ में गांधी जी का दौरा भी हुआ था। तो इसमें उपाधियों के त्याग करने वालों में से कौन शामिल नहीं थे? वामनराव लाखे जी, काजी शेरखा, नागेंद्र डे, भगवा दास। ट्राई करिए, क्या होगा इसका सही जवाब? धन्यवाद ईशा जी, मेरे लिए लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझे लाइक करेगा मैं उनको भी लाइक करता हूँ, ऐसा नहीं है ना? आप मुझे लाइक करोगे तो मैं भी आपको लाइक करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सबको मैं लाइक करता हूँ, क्योंकि सभी मेरे अभ्यर्थी हैं और सभी की एक ही ख्वाहिश है कि हमारा एग्जाम में सिलेक्शन हो। ठीक है, और इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ट्राई करिए, क्या होगा? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, फगवा दास। ये शामिल नहीं थे। ठीक है, फगवा दास आपको ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन के दौरान उपाधियों के त्याग करने वालों में जो है फगवा दास शामिल नहीं थे, याद रखिए। बाकी वामनराव लाखे, बाजी सिरखा और नागेंद्र डे थे। इन लोग कौन कौन सी उपाधि त्याग किए थे? देखिए यहाँ पर गांधी जी ने बोल दिया था कि भाई अंग्रेजों द्वारा जो भी हमें उपाधि मिली हुई है उन सबको त्याग कर दो। अंग्रेजों का बाइकआउट करना है, उनका सहयोग नहीं करना है, उनका क्या करना है? असहयोग करना है, उनकी मदद नहीं करना है, उनसे कोई काम नहीं लेना है। तो राय की उपाधि, छत्तीसगढ़ में कुछ लोगों को राय की उपाधि थी, जैसे कि राय वामन राय लाखे, त्याग दिया। सेठ गोपी किशन को भी राय गोपी किशन, मुरारजी थेकर, इनको भी जो है राय की उपाधि थी। बैरिस्टर कल्याण जी, इनको भी राय की उपाधि थी। कट 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 टाखट। अब आते हैं खान की उपाधि। तो काजी शेर खां, उनको लोग खान बोलते थे, ये उपाधि इन्होंने त्याग दिए काजी शेर खान ने। राय बहादुर, राय के अलावा बहादुर, राय बहादुर, राय बहादुर सेठ गोपी किशन, इन्होंने त्याग दिया। मुरारजी थेकर, इन्होंने। नागेंद्र डे, इन्होंने राय बहादुर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं असहयोग आंदोलन के द्वारा, जिसमें उपाधियों को त्याग करने की जो है परंपरा शुरू की गई थी संपूर्ण देश में। चलिए आगे इस बढ़ते हैं। जहांगीर के दरबार में एक कलचुरी शासक थे जिनका नाम था कल्याण साय। इनके होने का वर्णन कहाँ से मिलता है? जब भारत में जहांगीर का दौर चल रहा था, मुगल शासक जहांगीर, ठीक है, अकबर का पुत्र जहांगीर, इनके दरबार में कलचुरी शासक कल्याण साय थे। इसका वर्णन किसे मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछाता है पीसी लेवल में। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में दिखता है, तुजुके जहांगीर में, या व्यवहार गीत में? बहुत ही शानदार, वजनदार, दमदार सवाल है ये। पीएससी में ऐसे सवाल को बार बार पूछा जाता है। जी होगा, ट्राई करिए, क्या होगा इसका सही जवाब? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और बिना कुछ करिए जय जयकार नहीं होती। पीजीपीएससी का नया बैच इस एग्जाम के खत्म होने के बाद होगा। बार बार फोन आ रहे हैं संस्थान में। 10 मार्च से होगा, क्योंकि 3-4 मार्च को होली पर्व है, 1 मार्च को रविवार पड़ रहा है, इसलिए 10 मार्च से होगा क्लास। जो नए अभ्यर्थी होंगे उनको बता दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है सवाल का जवाब, सही जवाब है वो है आपका 2 और 3। ठीक है, तुझके जहांगीर में और देवार गीत में। ध्यान रखिए, देवार गीत और तुझके जहांगीर में जो है शासक कल्याण साय के बारे में जानकारी मिलता है। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मंडू प्रेक्षक, पीएससी के बाद इस एग्जाम की तैयारी जरूर करना जिनके पास बीएड डीएड डिग्री नहीं है, ठीक है, और केवल ग्रेजुएशन है। तो मंडी परीक्षक में 200 पोस्ट पे परीक्षा होने वाला है। इसकी तैयारियों के लिए क्लास में टेस्ट सीरीज और कक्षाएं दोनों अवेलेबल है। ओके, बहुत अच्छा पोस्ट है मंडी उपनिरीक्षक, बिल्कुल व्यापम के जो कॉमन सिलेबस है उस पर ही एग्जाम होने वाला है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख का संबंध नल वंश से नहीं है?
नल वंश से संबंधित नहीं है। ट्राई करिए। राजिम शिलालेख, पंडिया पाथर अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, आमोदा ताम्रपत्र अभिलेख। राजिम, पंडिया पाथर, प्रयाग प्रशस्ति, आमोदा ताम्रपत्र, जिसका नल संबंधित से कोई लेना देना नहीं है। ट्राई करिए। नल वंश बस्तर का या फिर दंडकारण्य का पहला स्थानीय प्राचीन राजवंश था नल वंश। आपको ध्यान रखना। हमारा जो बस्तर अंचल है, इस बस्तर अंचल में नल वंश का नाम हमेशा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट स्थानीय राजवंश है और इसके संबंध में जुड़ा नहीं है राजिम शिलालेख, पंडिया पाथर, प्रयाग प्रशस्ति, आमोदा ताम्रपत्र। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, आमोदा ताम्रपत्र। इसका संबंध जो है नल वंश से नहीं बल्कि प्रयास है कलचुरियों से है, पृथ्वीदेव प्रथम से। चलो, यहाँ पर आप देख लो, नल वंश से संबंधित कुछ खास खास शिलालेख और अभिलेख हैं जिनसे लेकर पीएससी में तो हर साल सवाल पूछा गया है। और खासकर इसमें से एक, जैसे कि नल वंश में भौदत्त वर्मन, इनसे जुड़ा हुआ रिद्धिपुर ताम्रपत्र अभिलेख है जो कि अमरावती में हमें प्राप्त हुआ है। अमरावती। ओके। दूसरा है अरफती भट्टारक, जो स्वर्ण सिक्के जारी किए थे नल वंश के। अरफती भट्टारक का जो है केसरी बेड़ा और पांड्या पाथर अभिलेख, ये दो हैं। ताम्रपत्र कॉपर प्लेट है, ये केसरी बेड़ा का, ये बस्तर में मिला है। और पांड्या पाथर अभिलेख जो है उड़ीसा में मिला हुआ है। तीसरा है स्कंद वर्मन, नलवंश का एक और फेमस राजा। विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे, ऐसा लिखा हुआ था पोड़ागढ़ शिलालेख में। ये हमारे बस्तर में मिला हुआ है। तो स्कंद वर्मन का संबंध है आपके हाथ में कंद से, कांदा, कांदा गड़े हुए है पोड़ागढ़ में। आपके अर्थ मतलब होता है पैसा, पैसा मतलब केस, केस मतलब केसरी बेड़ा। ओके, आपको ध्यान रखना है। अर्थ पट्टी भट्टारक, तो पति पंडरा है, पति गोरा है, पति पंडरा है। ठीक है, पति पंडिया पाथर। भवदत्त, तो भवदत्त, भव वैभव रिद्धि सिद्धि, तो याद रखना भवदत्त को रिद्धि सिद्धि से याद रखना। अगला है बिलासतुंग, तो बिलासतुंग को कौन नहीं जानता, नलवंश का सबसे पॉपुलर और फेमस राजा बिलासतुंग, क्योंकि इन्होंने जो है राजिम का मंदिर बनवाया और इस वजह से फेमस हो गया। राजिम का मंदिर आज भी जानते हो, राजीव लोचन मंदिर। तो राजिम शिलालेख इनसे संबंधित है, जो कि गरियाबंद में। तो ये जो देख रहे हो नल वंश के जो है प्रमुख अभिलेख है, यहाँ से हर साल पेपर में सवाल पूछे, हर साल भाई। इसलिए इसको रट के जाना है, ये चार ठुक है, जिनके चारों को याद करके जाना है आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मराठा काल में गोपाल राव के संबंध में सही विकल्प की पहचान करिए। गोपाल राय, गोपाल राव अंतिम जिलेदार थे। ठीक है, ब्रिटिश शासन काल के दौरान उन्हें भी प्रशासनिक उत्तरदायित्व दिया गया था। कोशिश करिए क्या हो गया इसका सही जवाब। मराठा शासनकाल दौरान गोपाल राय के संबंध में सही विकल्प की पहचान करिए। गोपाल राव अंतिम जिलेदार के रूप में नियुक्त हुए, ब्रिटिश शासन काल के दौरान उन्हें भी प्रशासनिक उत्तरदायित्व दिया गया। केवल कथन एक सही, केवल कथन दो, दोनों कथन गलत, दोनों कथन सही। कोशिश करिए। क्या होगा इसका सही जवाब। यस यस यस, देवांगन। तो मराठा शासन काल के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर गोपाल राव को लेकर एक स्टेटमेंट है। और यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों कथन सही हैं। तो गोपाल राव अंतिम जिलेदार के रूप में नियुक्त किए थे, ब्रिटिश शासन काल के दौरान उन्हें प्रशासनिक उत्तरदायित्व दिया गया, कंटिन्यू जो है उनको प्रशासनिक कार्य दिया गया। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वाकटक वंश से नहीं है। वाकटक वंश, राष्ट्रीय राजवंश, वाकटक राजवंश, इससे संबंधित नहीं है। भौदत्त वर्मन, पृथ्वीसेन, नरेंद्र सेन, रुद्रसेन। ट्राई करिए, कभी कभी ऐसे सवाल गूगल ही कर दिया जाता है। सीजी हिस्ट्री प्री प्लस में से एक साथ कवर हो जाएगा ये वो बुक चाहिए। हम्म।
गीतेश अमरोहित की एक बुक आती है वृहद इतिहास करके, अच्छी किताब है, वो आप ले सकते हो। ठीक, उस किताब से आपका मेंस भी कवर अप हो जाएगा। गीतेश अमरोहित डॉक्टर मेरे मित्र हैं, गीतेश अमरोही जी, तो उनकी जो किताब आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। वाकाटक राजवंश के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, वाकाटक राजवंश। तो इस प्रश्न का सही जवाब आ रहा है ऑप्शन है, यस, इसका सही जवाब है ऑप्शन है, भौदत्त वर्मा। ये नल वंश से संबंधित है इनका। बाकी ये तीनों पृथ्वी सेन, नरेंद्र सेन, जहां सेन आया, तो आपको लेना है वाकाटक वंश। स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बार देख लो यहाँ पर, ये आपका वाकाटक वंश के राजाओं के बारे में दिया हुआ है। वाकाटक वंश, महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन और हरिसेन। इसको आप लोग बोल सकते हो वाकाटक को टकाटक पैसा, MRPNPH। एम बोले तो महेंद्र, आर बोले तो रुद्र, पी बोले तो यहाँ पर प्रवर सेन, एन बोले तो नरेंद्र, पी बोले तो पृथ्वी सेन और एच मतलब हरिशरण। MRP, आप कोई भी चीज वस्तु लेते हो तो MRP देख के लेते हो, MRPNPH। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, मराठा शासन काल में फड़ीनवस है ना, या फड़नवीस, फड़नवीस, ये जो फड़नवीस है, ये पद का नाम है। ठीक है, तो फड़नवीस पद के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। यह लेखापाल का एक पद था, यह राजस्व अधिकारी था, यह स्थायी पद था, यह खजांची के रूप में कार्य करता था। ट्राई करके क्या होगा इसका सही जवाब। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। ट्राई करिए। मराठा शासनकाल में फड़नवीस पद को लेकर सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब मैं देख रहा हूँ, अभ्यर्थियों का 24 का बी जा रहा है। यहाँ राजस्व अधिकारी था, यहाँ लेखापाल का पद था, यहाँ स्थायी पद था, यहाँ खजांची के रूप में कार्य करता था फडणवीस। अच्छा, एल एन वर्मा या गीति समरोहित, जियोग्राफी के लिए एल एन वर्मा बहुत अच्छी किताब है, और अभी उसका द्वितीय संस्करण आया हुआ है। देखिए, एल एन वर्मा जो है जियोग्राफी के लिए अच्छा है, और आपने पूछा था इतिहास के लिए, तो इतिहास के लिए गीति समृद्ध की किताब अच्छी है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह अस्थायी पद था। ये कथन सही नहीं है, बाकी A B D आपको लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले देख लो, मराठा शासन काल में फडणवीस के संबंध में कथन, यह लेखापाल का एक पद था, याद रखिएगा, यह राजस्व अधिकारी था, यह स्थायी पद है, याद रखना, अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी पद है। खजांची या कैशियर के रूप में कार्य करता था। तो कैशियर के रूप में, राजस्व अधिकारी के रूप में, अकाउंटेंट के रूप में जो है, ये एक परमानेंट पोस्ट था, परमानेंट पोस्ट था। आपको ध्यान रखना है फडणवीस का पद। ओके, तो लेखापाल, अकाउंटेंट, कैशियर, रेवेन्यू ऑफिसर। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में बेमेल को पहचानिए, जो सुमेलित नहीं है उसको पहचानिए। बेमेल, रायपुर से प्रारंभ करने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह पंडित रविशंकर सोल, बिलासपुर से प्रारंभ करने वाले रामगोपाल तिवारी, धमतरी से प्रारंभ करने वाले बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, दूर से प्रारंभ करने वाले नरसिंह अग्रवाल। ट्राई करिए क्या होगा इसका सही जवाब। रायपुर से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले रविशंकर शुक्ल, क्या ये बेमेल है? बिलासपुर से प्रारंभ करने वाले राम गोपाल तिवारी, क्या ये बेमेल है? धमतरी से प्रारंभ करने वाले बाबू छोटेलाल, क्या वे बेमेल है? दुर्ग से प्रारंभ कर, कोई एक है इसमें से, कोशिश करिए क्या होगा इसका सही जवाब। और इस प्रश्न का सही जवाब डी की ओर जा रहा है रुझान, बिल्कुल करेक्ट आंसर। दुर्ग से प्रारंभ करने वाले नरसिंह अग्रवाल नहीं थे, बल्कि घनश्याम सिंह गुप्त थे। करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर इसलिए प्रश्न के हिसाब से आपको लेना है डी। अगला सवाल है 26वां क्वेश्चन। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में गुप्त वंश के राजाओं में सबसे ज्यादा सिक्के कुमार गुप्त के प्राप्त हुए हैं। फुट दिया हुआ है, केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, केवल कथन एक और दो दोनों सही है। दोनों कथन गलत है।
ट्राई करिए, क्या होगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित कथनों पे सही कथन पर विचार करें। कोशिश करिए, क्या होगा इसका सही जवाब। अब यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन एक और दो दोनों सही हैं। तो याद रखिएगा, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना था, ये सही है। गुप्त वंशीय राजाओं में सर्वाधिक सिक्के कुमार गुप्त के प्राप्त हुए, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं। अगला सवाल, मराठा शासनकाल के दौरान सृजन हुआ साहूदारी प्रथा के संबंध में गलत कथन को छांटिए। गलत कथन, बंजर भूमि को कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित करने के लिए यह प्रथा प्रारंभ की गई थी, ताहूदारी प्रथा, क्या ये गलत है। डिप्टी कमिश्नर जो है चार्ल्स इलियट ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया, क्या ये सही है। ताहूदारी का प्रधान ताहूदार होता था, जो ना तो जमींदार था और ना ही गौटिया। अरे बड़ा ही शानदार सवाल है, मराठा काल से जुड़ा हुआ जबरदस्त सवाल। ट्राई करिए, क्या होगा सही क्वेश्चन। आपको सत्य को नहीं देखना है, असत्य को देखना है। असत्य को ट्राई करिए। और यहाँ पर अभ्यर्थियों के जो जवाब आ रहे हैं, तो राम कुमार बिहार और आपका, हाँ, अच्छा सवाल है। राम कुमार बिहार तो दी बेस्ट किताब है, आपको सही बताऊं तो ऑथेंटिक किताब है राम कुमार बिहार, वो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो राम कुमार बिहार इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। चलिए, तो बंजर भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करने के लिए यहाँ प्रारंभ की गई थी कंडीशन, यहाँ पर इसका प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल दो। तो दूसरा जो है डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया था, ये असत्य कथन है, ध्यान दीजिए। बाकी पहला और तीसरा सत्य कथन, तो आपका सत्य छांटना था। तो चार्ल्स इलियट ने समाप्त नहीं किया था भाई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही खास ये जानकारी है, आप लोग पीएससी के माध्यम, पीएससी के लिए जो है इसको थोड़ा याद रख के जाना। मराठा शासनकाल के दौरान जो ताहूदारी प्रथा थी उसको लेकर खास बातें हैं, ताहूदारी को लेकर। ये क्या होता था ताहूदारी, तो बंजर जो भूमि होता था, जहां पर कृषि भूमि नहीं होता, कृषि कार्य, उसको जो है कृषि भूमि में चेंज कर दिया जाता था। ऐसी पड़ा हुआ रहता था वहां पर कृषि भूमि में, उसको चेंज करके यहाँ प्रथा को शुरू की गई थी, जिसको बोला जाता था ताहूदारी। इसमें डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट ने इस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए 1958 में तीन, 1958, 1858 में तीन और ताहूदारी क्षेत्र बनाए, संजारी बालोद, खल्लारी और सिहावा। ठीक है, संजारी बालोद मतलब बालोद, खल्लारी बोलने से महासमुंद, और आपका सिहावा। तो आप देखेंगे मैप में, तो छत्तीसगढ़ में ये तीन जगह कहाँ कहाँ पर है, फिर से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आप देखिएगा यहाँ पर संजारी, ये संभाग थे बस्तर संभाग, ये हमारा दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर। तो बोल रहा है संजारी, तो ये अपना दुर्ग क्षेत्र में बालोद जिला। खल्लारी, ये अपना महासमुंद वाला इलाका। और आपका सिहावा, ये धमतरी क्षेत्र वाला। तो ये तीन जो है ताहूदारी, ध्यान रखना। ताहूदारी का जो प्रधान होता है, ताहूदार होता है, ना तो वो जमींदार होता है, ना ही गौटिया होता था। ठीक है, ताहूदारी को लेकर ये फैक्ट आपको याद रखना ही होगा। चलिए, अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का आखिरी आंदोलन, छत्तीसगढ़ में हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में पहचान करिए। तीन कथन हुआ है, कालीचरण की अध्यक्षता में बिलासपुर में आम सभा हुआ, रघुनंदन सिंह राव द्वारा दुर्ग कचहरी में आगजनी, रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में छात्रों का जुलूस। ये घटनाएं भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ट्राई करिए। सही क्रम, बिलासपुर, रायपुर, ये आपका रायपुर में, ये दुर्ग में, और ये बिलासपुर।
तीन प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ा हुआ ये तीन घटनाएं हैं। इनमें पहला कौन है, फिर उसके बाद ऑर्डर में ट्राई करिए क्या होगा। बी सी, बी और सी, क्या बात, बहुत अच्छा, ट्राई करिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। याद रखिए, सबसे पहला जो घटना है वो है रणवीर सिंह शास्त्री, रायपुर के हैं। इनके नेतृत्व में छात्रों का जुलूस निकला। उसके बाद आपको याद रखना है कालीचरण, जो बिलासपुर मुंगेली से आते हैं, इनकी अध्यक्षता में बिलासपुर में आयोजन हुआ। उसके बाद रघुनंदन सिंह राव, दुर्ग में जो है कचहरी में उन्होंने आग लगा दिया। तो ये पहला, ठीक है, लेना है आपको। तो आदि दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अच्छा सवाल था, याद रखिएगा। चलिए, सिहावा नगरी खास जगह तरीका, यहाँ पर जंगल सत्याग्रह के संबंध में कथन दिए गए हैं, विचार करिए। यह तत्कालीन समय में धमतरी जिला के अंतर्गत आता था। इस सत्याग्रह को असहयोग आंदोलन का हिस्सा माना जाता है। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता में विशंभर पटेल का नाम आता है, श्यामलाल सोम का भी नाम आता है। इसमें असत्य कथन की पहचान करिए, कौन सा कथन असत्य है। असत्य, बहुत ही दमदार सवाल है। ये सवाल कई बार पूछा गया है एग्जाम में, पीएससी हो या वाकम। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह संदर्भ में असत्य कथन पहचानना है। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर नया लग रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज जितने भी अगर नहीं दिलाए होंगे हमारे सादे पीएससी एकेडमी के ऐप पर, पीएससी का स्पेशल नए पैटर्न पर 35 टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और आपका मॉडल पेपर। जरूर दिलाना आप लोग, मात्र 99 रुपए में है। 99 रुपीज में आपको 35 टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और वो टेस्ट आपको जो है आने वाले सभी एग्जाम में काम आएगा, ऐसा नहीं कि केवल पीएससी काम आएगा। आप उस 35 टेस्ट को आप आने वाले मंडी उप निरीक्षक, आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए आप दिला सकते हो। इतना अच्छा टेस्ट है वो, तैयार किया गया है 35 टेस्ट। तो उसका लाभ जरूर उठाइएगा, पीएससी के लिए भी काम आएगा, आने वाली परीक्षाओं के लिए भी काम आएगा। ओके, मोबाइल ऐप में अवेलेबल है, मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे सादे पीएससी अकेडमी का, तो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। ओके, सभी अभ्यर्थी जो मेरी बात सुन रहे हैं, जरूर ये काम करिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। चलो, और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। केवल एक गलत है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर धमतरी जिला के अंतर्गत नहीं आता था, धमतरी उसमें जिला ही नहीं बना था। आपको ध्यान रखना है, धमतरी 1998 में जिला बना है। ठीक है, तो धमतरी किस जिले में आता था उस समय, रायपुर में आता था। तो रायपुर जिले के अंतर्गत आता था, ना कि धमतरी। तो सिहावा नगरी रायपुर के अंतर्गत आता था, आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर की स्थापना के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा यानी कि कॉलेज का प्रथम महाविद्यालय था। इसके संस्थापक अध्यक्ष पंडित सुंदरलाल शर्मा थे क्या। शानदार, जबरदस्त सवाल है, ट्राई करिए। कल भी मेरी कक्षा होगी एमसीक्यू छत्तीसगढ़ को लेकर, आप लोग जरूर जुड़िएगा। क्या होगा इसका सही जवाब। सत्य कथन आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। यानी कि छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा का प्रथम जो है महाविद्यालय था आपका, ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। ठीक है, और इसके संस्थापक अध्यक्ष जो है पंडित सुंदरलाल नहीं शर्मा नहीं थे, आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आज का जो है सवालों का जो है प्रैक्टिस समाप्त होता है। आप लोग को जो है आज का सेशन कैसा लगा, जरूर बताइएगा। कल हम जो है जनजाति और आपका जो है भूगोल, इस पर आधारित एमसीक्यू करेंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा, करंट अफेयर भी चालू रहेगा, और आपका जो है आर्थिक सर्वेक्षण भी हम कराएंगे फटाफट, खास खास टॉपिक के साथ। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टेस्ट सीरीज जरूर दिलाइएगा जितने भी अभ्यर्थी हैं, और 10 मार्च से हमारे यहाँ नया बैच शुरू होगा, नए 2026 के लिए। ओके, चलिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।